जून 2025 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह का वक्त था। AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए रेडी होने वाली थी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद फ्लाइट नंबर AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अपनी उड़ान के लिए तैयार था। फ्लाइट AI-171 ने रनवे 23 से टेक ऑफ रोल कंप्लीट किया। पायलट्स कंफ्यूज थे, इंजन दोनों फेल हो चुके थे। क्रैश एक एयरक्राफ्ट का नहीं था, ये उन सारे सपनों का था जो लंदन के लिए उड़ा था लेकिन कभी पहुंचा ही नहीं। 12 जून 2025 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह का वक्त था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ना गर्मी थी ना ठंड, बादल गहरे हुए थे और रनवे पर हल्की हल्की रमी थी। एयरलाइन में रनवे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रनवे एक लंबे, सीधे और मजबूत सरफेस को कहा जाता है जहां से एयरप्लेन टेक ऑफ करते हैं, मतलब उड़ने के लिए दौड़ते हैं। इसके साथ एयरप्लेन्स लैंड करते हैं, मतलब जमीन पर आने के लिए टचडाउन करते हैं। ये सरफेस एस्फेल्ट या कंक्रीट का बना होता है और एयरपोर्ट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है। रनवे अलग अलग होते हैं, जैसे बड़ी एयरक्राफ्ट्स के लिए 2-4 किलोमीटर तक का बड़ा रनवे होता है और रनवे को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, जैसे रनवे नंबर 05, रनवे नंबर 23, रनवे नंबर 09L, रनवे नंबर 27R। ऐसे अलग अलग रनवे को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं और रनवे का नंबरिंग उसके मैग्नेटिक कंपास हेडिंग के हिसाब से होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझेंगे तो अगर रनवे नंबर 23 का हम मतलब लिखेंगे तो रनवे नंबर 23 का मतलब है कि प्लेन 230 डायरेक्शन में, मतलब 230 डिग्री डायरेक्शन में उड़ता है साउथ वेस्ट की दिशा में। और कौन सा प्लेन किस रनवे से टेक ऑफ करेगा या फिर जमीन पर लैंड करेगा, इसका इंस्ट्रक्शन पायलट को ATC से मिलता है, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC एक हाईली ट्रेन कंट्रोल टीम होती है जो एयरप्लेन्स को गाइड करती है, कब उड़ना है, कैसे उड़ना है, किस रूट से जाना है और कब लैंड करना है। अब 11:17 का सुबह का वक्त था। एक एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था, जो फ्लाइट नंबर AI-423 के नाम से फ्लाई करके न्यू दिल्ली से अहमदाबाद लैंड हुआ था। और अब ये सेम एयरक्राफ्ट जो VTANB था वो बाद में अहमदाबाद से लंदन के लिए AI-171 के रूप में उड़ने वाला था। मतलब AI-423 जो दिल्ली से अहमदाबाद आई हुई फ्लाइट है वो टर्न अराउंड होकर AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए रेडी होने वाली थी। अब टर्न अराउंड का मतलब होता है कि जब एक एयरक्राफ्ट लैंड होने के बाद रेडी किया जाता है नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। अब फ्लाइट AI-423 जो दिल्ली से अहमदाबाद लैंड हुई थी 11:17 पर, उसको 2.5 घंटे के अंदर रेडी करके फ्लाइट AI-171 बना दिया जो जाने वाली थी अहमदाबाद से लंदन के लिए। और इस बीच के 2.5 घंटे को एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसमें प्लेन लैंड करता है, टैक्सी करता है और गेट पर रुकता है। सब पैसेंजर्स प्लेन से उतरते हैं, कैबिन, सीट्स, लेबोरेटरी, ऐसे सब कुछ सारी चीजें क्लीन की जाती है। एयरक्राफ्ट को दोबारा रिफ्यूल किया जाता है, न्यू फूड ब्रीवेजेस लोड की जाती है और पहले के बैग्स निकाले जाते हैं, नए बैग डाले जाते हैं। एंटायर कैबिन इंस्पेक्ट किया जाता है, सीट बेल्ट, लाइफ जैकेट, छोटी से छोटी चीज इंस्पेक्ट की जाती है। इंजीनियर्स प्लेन को बाहर से इंस्पेक्शन करते हैं, व्हील्स, विंग, सेंसर, ये सारी चीजें ठीक से काम कर रही है नहीं, सारी चीजों का इंस्पेक्शन हो जाता है। नए पायलट्स और कैबिन क्रू भी ऑन बोर्ड किए जाते हैं और नए पैसेंजर्स भी चढ़ते हैं। टर्न अराउंड के टाइम मैकेनिकल स्विचेस, फ्यूल व्हील्स, कॉकपिट सिस्टम्स मैन्युअली कॉन्फ़िगर होते हैं। अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए, जैसे कोई गलत स्विच भी रह गया या चेकलिस्ट स्किप हो गई, तो पूरे फ्लाइट का फ्यूचर बदल सकता है। विदाउट क्वालिटी इंस्पेक्शन प्लेन फ्लाई नहीं होता है। सारे मैंडेटरी क्वालिटी चेकअप्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद फ्लाइट नंबर AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अपनी उड़ान के लिए तैयार था। ये एयरक्राफ्ट एक ट्रस्टेड वाइड बॉडी जेट था जिस पर टोटल 242 लोग, 242 लोग ऑन बोर्ड थे, जिसमें से 230 पैसेंजर, 2 पायलट्स और 10 क्रू मेंबर्स थे। उनमें से 169 इंडियन नेशनल, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्तुगीज और 1 कैनेडियन था। कैबिन में लोग सेटल हो चुके थे, कैमरा फोन्स ऑन थे, पैसेंजर खुश थे, कुछ अपनी सीट पर सेल्फी ले रहे थे और कुछ अपनी विंडो सीट पर क्लाउड के सपने देख रहे थे। जोशी फैमिली ने टेक ऑफ करने से पहले एक इंस्टाग्राम पर सेल्फी पोस्ट की और कैप्शन लिखा, लंदन हियर वी आर कम। AI-171 अब अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी था। सब कुछ रूटीन में था।
56 साल के कैप्टन सुमित सुबरवाल, जिनके पास लगभग 15,600 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 8,600 घंटे का सिर्फ बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर था। उनके साथ थे कॉकपिट में 32 साल के फर्स्ट ऑफिसर केल्विक कुंदर, जिनके पास 3,400 घंटे का टोटल एक्सपीरियंस था, जिसमें से 1,100 घंटे का बोइंग 787 पर था। इस फ्लाइट के लिए प्राइमरी कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर कुंदर के पास था। वो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन सुबरवाल इस फ्लाइट को मॉनिटर कर रहे थे। अब 1:13 पर एयरक्राफ्ट ने पुशबैक और इंजन स्टार्टअप के लिए एटीसी से रिक्वेस्ट भेजा। अब 1:13 पर एटीसी ने पुशबैक की परमिशन एयरक्राफ्ट को दे दी। अब 1:16 पर एटीसी ने इंजन स्टार्टअप को भी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया और 1:32 के बाद एयरक्राफ्ट का कंट्रोल चेंज हो जाता है। अब एयरक्राफ्ट का कंट्रोल चेंज होके ग्राउंड कंट्रोल से ट्रांसफर होके अब टावर कंट्रोल को ट्रांसफर किया जाता है। अब 1:33 पर टावर ने इंस्ट्रक्शन दे दी है एयरक्राफ्ट को कि एयर इंडिया 171 लाइन अप एंड वेट ऑन रनवे 23। अब इसका मतलब था कि रनवे 23 पर आकर एयर 171 को वेट करना है। तो उस हिसाब से एयरप्लेन जाता है रनवे नंबर 23 पर और वेट करता है फाइनल कंफर्मेशन का। अब इसके कुछ समय बाद 1:37 पर टावर ने फाइनल क्लियरेंस दे दी। एटीसी ने रेडियो से मैसेज भेजा कि एयर इंडिया 171 क्लियर फॉर टेक ऑफ रनवे 23 वाइंड 240 at 6। पायलट ने भी कह दिया कि क्लियर फॉर टेक ऑफ रनवे 23 एयर इंडिया 171। और इसके साथ ही 1:37 पर ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ का रोल स्टार्ट कर दिया। अब इंजन फुल थ्रस्ट पर घूमने लगे और एयरप्लेन ने अब अपनी स्पीड पकड़ ली थी और फाइनली 1:38 पर फ्लाइट AI-171 ने आसमान में अपनी उड़ान भर ली। इसके साथ फ्लाइट AI-171 ने रनवे 23 से टेक ऑफ रोल कंप्लीट किया। सब कुछ स्मूथ लग रहा था। कैबिन में सीट बेल्ट साइंस अभी भी ऑन थे। एक 17 साल का लड़का है आर्यन, जिसने मेघानी नगर के एक रेंटेड बिल्डिंग टेरेस से प्लेन को रिकॉर्ड किया। वो पहली बार अहमदाबाद में इतना लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट देख रहा था। फ्लाइट अभी 500 फीट पर ही थी, लेकिन फिर कॉकपिट के अंदर एक चीज बदलने लगी। दरअसल कॉकपिट उस हिस्से को कहते हैं जो किसी भी एयरक्राफ्ट का फ्रंट कंट्रोल एरिया होता है, यानी जहां पायलट्स बैठते हैं और पूरे प्लेन को उड़ाते हैं, उतारते हैं और कंट्रोल करते हैं। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो कॉकपिट एयरप्लेन का कंट्रोल रूम होता है। सिर्फ 3 सेकंड बाद ही कॉकपिट में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी और फिर एक साउंड आया, एक आवाज आया, क्लिक। और ये इंजन के फ्यूल स्विचेस थे जो रन से कट ऑफ पर चले गए, मानो जैसे दोनों इंजन्स ने एक साथ दम तोड़ दिया हो, जैसे किसी ने एयरक्राफ्ट के दिल को रुकने का हुक्म दिया हो। और इसी बीच एक अजीब सी चीज नोटिस हुई। एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, मतलब इसका मतलब था कि तुमने इसे कट ऑफ क्यों किया, और दूसरा पायलट इसे कहता है कि आई डिड नॉट। ये बहुत कंफ्यूजन और बहुत शॉक का मोमेंट था। इसके बाद एयरक्राफ्ट ने अपना अल्टीट्यूड पूरी तरह मिस कर दिया और बैकअप पावर, जिसे RAT कहते हैं, वो डिप्लॉय हुआ। बट पावर रिस्टोर नहीं हो पाया, क्योंकि RAT रैम एयर टर्बाइन एक इमरजेंसी पावर सोर्स होता है जो एयरक्राफ्ट में तब डिप्लॉय होता है जब सारे मेन पावर सोर्सेस फेल हो जाते हैं, जैसे ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी काम ना करे, मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर बंद हो जाए, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक फेलियर हो, तब RAT डिप्लॉय होता है। एयरप्लेन के नीचे ना एक छोटा सा टरबाइन निकलता है जो हवा से घूमता है जब एयरप्लेन फ्लाई कर रहा होता है। ये घूमकर हाइड्रोलिक सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर देता है, मतलब फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन रेडियो, इमरजेंसी लाइट्स, कॉकपिट सिस्टम और ऑटो पायलट, ये ऐसा अलग अलग चीजों को सपोर्ट करता है और ताकि वो उससे चलती रहे। और बोइंग 787 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट में RAT ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है, मतलब मैन्युअली डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं होती है। कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक फेलियर डिटेक्ट अगर होता है तो उस समय इसे यूज किया जाता है। लेकिन पायलट्स को एक चीज हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि RAT से सिर्फ लिमिटेड पावर ही मिलती है, इसलिए ये सिर्फ इमरजेंसी डिसेंट या इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यूज होता है। फुल फ्लाइट कंटिन्यूएशन के लिए RAT यूज नहीं किया जा सकता है। और फ्लाइट AI-171 में जब टेक ऑफ कंप्लीट हुआ तो उसके बाद 3 सेकंड में ही दोनों इंजन फेल हो गए। उसके बाद RAT ऑटोमेटिकली डिप्लॉय तो हुआ था, लेकिन एयरक्राफ्ट बहुत लो अल्टीट्यूड पर था और स्पीड भी बहुत कम थी और रनवे से ज्यादा दूर भी नहीं गया था, इसलिए RAT का डिप्लॉय होना भी ना कुछ खास नहीं कर पाया। RAT डिप्लॉय तो हुआ था, लेकिन वो वक्त नहीं आया था उसे यूज करने का। टेक ऑफ के सिर्फ 26 सेकंड के बाद एक पायलट ने मेडे का कॉल भेजा।
लेकिन सिर्फ 6 सेकंड में ही कॉकपिट ऑडियो ने रिकॉर्ड होना बंद कर दिया। ये कॉकपिट वॉइसेस बता रही है कि कुछ इंटेंशनली हुआ है या किसी की गलती से फ्यूल कट ऑफ किया गया है। प्लेन धीरे धीरे अब लेफ्ट साइड की तरफ झुकना शुरू कर रहा था और कॉकपिट के अंदर अलार्म बजने लगे। पायलट्स कंफ्यूज थे, इंजन दोनों फेल हो चुके थे और लोगों को ऑलमोस्ट समझ आ गया था कि अब हम क्रैश करने वाले हैं। लोग अपने भक्ति में लगे रहे, किसी भी तरह अपनी जान बच जाए, लेकिन प्लेन ने अपना बैलेंस खो दिया। कुछ ही सेकंड्स में बोइंग 787 ने अहमदाबाद के मेघानी नगर में बीजी मेडिकल कॉलेज के कैंपस को हिट कर दिया और पहले एयरक्राफ्ट ने एक बड़ा ट्री और चिमनी को क्लिप किया और फिर डायरेक्ट हॉस्टल बिल्डिंग के एक मेस हॉल में घुस गया और इंजन एक वाटर टैंक से टकरा गया और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। स्टूडेंट मेस हॉल में लंच कर रहे थे, प्लेट्स टेबल पर ही थी और उनकी जिंदगी वही रुक गई। रेस्क्यू टीम ने तुरंत साइट पर पहुंची, तब टोटल 241 लोगों की जिंदगी उसी पल समेट चुकी थी। सिर्फ एक आदमी बचा था, विश्वास कुमार रमेश, सीट नंबर 11A इमरजेंसी सीट। वो अकेला जिंदा निकला। वही फ्लाइट में उनके भाई भी थे, अजय, लेकिन वो बच नहीं पाए। पूरे कैंपस में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, लोगों की चीखें और फायर का अलार्म। ये क्रैश सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का नहीं था, ये उन सारे सपनों का था जो लंदन के लिए उड़ा था लेकिन कभी पहुंचा ही नहीं। अब ये एक्ट मैकेनिकल या एनवायरमेंटल नहीं लगता, सिस्टम फ्लॉलेस था। इन एक्शंस के पीछे सिर्फ कॉकपिट के लोग ही थे। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और फाइनल रिपोर्ट 1 साल के अंदर आना एक्सपेक्टेड है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पायलट्स के लिए सिंपैथी भरे पिक्चर्स और कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने तो उनको नेशनल हीरो तक कह दिया। पर रियलिटी तो ये है कि ये सब इतने कम समय में हुआ ना कि पायलट्स के हाथ में भी कुछ नहीं था और पायलट्स कुछ नहीं कर पाए। प्लेन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और एक चीज हमेशा हमें याद रहनी चाहिए, ये मैनुअल फेलियर्स था, ना कि ऑटोमेटिक। हाँ, उन पायलट्स के लिए और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उनके लिए हमारे दिल में एक अलग जगह है, क्योंकि ऐसा हादसा किसके साथ भी हो सकता था, मेरे साथ, तुम्हारे साथ और हम में से किसी एक के भी साथ भी। अब इसके बाद एयर इंडिया ने 147 फैमिलीज को 25 लाख का कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 52 और नए विक्टिम्स वेरीफाई किए गए। पे आउट प्रोसेस में टाटा ग्रुप ने AF171 को मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट को सेटअप किया, जो लोगों को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट और साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कुछ यूके फैमिलीज को रॉन्ग बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इसके वजह से इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटिश लीगल अथॉरिटी और यूके कॉर्नर भी इसमें इन्वॉल्व है। DGCA ने 3 सीनियर एयर इंडिया ऑफिशियल्स को क्रू शेड्यूलिंग रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटाने का डायरेक्ट ऑर्डर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी लैप्स एंड एक्सपायर कंपोनेंट यूज एलिगेशंस के तहत। सारे अफेक्टेड फैमिलीज को क्रैश के बाद एयर इंडिया ने इमीडिएट फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया। सेफ्टी ऑडिट्स और मेंटेनेंस इंस्पेक्शन प्रायोरिटाइज किए गए। फ्लाइट ऑपरेशंस को टेम्पररी स्केल डाउन एंड पुश रिस्टोर किया गया। इन्वेस्टिगेशन और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन में पूरी तरह सहायता की। अब एयर इंडिया फोकस कर रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए, लोगों का जो भरोसा अभी उड़ गया है उसे कैसे फिर से एक बार बिल्ड किया जाए। इंटरनल रिफॉर्म्स थ्रू टाटा वेलफेयर ट्रस्ट ने इसमें सब ने इन्वॉल्व किया है। एक्टिवेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड इनहेंस कैसे हो सकती है, इसके इस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से हमें एक चीज समझ में आती है कि हमारी जिंदगी एक दूसरे के हाथों में है, इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। क्या पता अगले विश्वास कुमार तुम हो जो पूरे हादसे में सिर्फ अकेले बचे हो।